साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, कभी भी तेरा काम बन सकता है। कि जिंदगी में कभी भी मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो वक्त की कदर करना सीखो। कामयाबी हाथे कोई लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो उम्मीद धीरे से कान में कहती, एक बार फिर प्रयास करो। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, आज हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले गुप्त काल के बारे में जानेंगे। गुप्त काल के बारे में कुछ जानकारी जो मिली साहित्यिक स्रोत से मिली, जैसे वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, जो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। उसके बाद कुछ रचनाओं से मिला, जैसे कालिदास की रचनाएं हो गई, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं एवं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद कुछ ग्रंथ मिले, जैसे बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मिला, मूल कल्प हुआ, वसुबंधु चरित से हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिली। ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त काल के शासक थे वो कुषाण वंश के सामंत थे, कुषाण वंश के शासकों के सामंत थे। ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं कुषाण शासकों के सामंत थे। तो सबसे पहली चीज है कि गुप्त वंश की स्थापना जो किए श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में किए, और गुप्त वंश के प्रथम शासक के रूप में भी श्री गुप्त को जाना जाता है। इनको संस्थापक माना जाता है, किसको? श्री गुप्त को। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। उसके बाद 240 से 280 तक शासन किए, किसने? श्री गुप्त ने। और महाराजा की उपाधि धारण की। किसने की? महाराजा की उपाधि धारण की। फिर इनका पुत्र जो हुआ घटोत्कच, वो भी महाराजा की ही उपाधि धारण की। जो पिता ने उपाधि महाराजा की धारण की, वही पुत्र घटोत्कच भी महाराजा की उपाधि धारण की। तो ये महाराजा की उपाधि धारण की। फिर उसके पुत्र घटोत्कच हुआ, वो भी उसी का पुत्र था श्री गुप्त का। इसने भी क्या किया? महाराजा की उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि धारण की। लेकिन जो इसके बाद घटोत्कच के बाद अगला जो वास्तविक संस्थापक के रूप में आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के महत्वपूर्ण राजा के रूप में जाने गए। इनकी जो शादी हुई लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी से हुआ, लिच्छवी वंश की। और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। इन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो हुआ लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी से हुआ, और कुमार देवी से इनकी शादी हुई। और उसके बाद गुप्त संवत की जो शुरुआत हुई चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत की। अब इसके बाद अगला शासक समुद्रगुप्त को देखेंगे, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सबसे ज्यादा उसी कार्य को करने में खुशी होती जिसे लोग बोलते तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। क्योंकि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। खुद को कमजोर मत समझो, कभी भी किसी से कमजोर मत समझो, क्योंकि अपने अपने समय पर सूरज और चंद्रमा दोनों चमकते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति है, किसी का IQ ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करेगा, समय देगा, उसको सफलता जरूर मिलेगी। संसार जरूरत के नियम के अनुसार चलता है। जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है, उसी सूरज का सर्दियों में इंतजार भी होता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जहां आप पहुंचने वाले हो लोग आपका इंतजार करें, जहां से आप चले जाओ लोग आपको याद करें, और जहां पर आप ना रहो लोगों को आपकी कमी महसूस हो। ऐसा जीवन होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, पर अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है।
डरा हुआ विपक्ष, बिका हुआ पत्रकार, मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। गलत का विरोध खुल कर करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती मेरे भाई, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। जिंदगी को पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी आक्रामक थी, और इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, एवं दक्षिणावर्त दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत करके, और इन्हीं विजय के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। तो साथियों क्या हुआ कि समुद्रगुप्त जो थे ये कुमार देवी का पुत्र था। कौन था? कुमार देवी का पुत्र था। अपने आप का लक्ष्मी दौहित्र कहता था, यानी कि नाती होता है। समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी आक्रामक एवं विस्तारवादी थी। इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, और फिर जो दक्षिण भारत के 12 राज्यों को भी जीत लिया। और इन्हीं विजय के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन किस कारण कहा गया? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। इनके दरबार में जो कवि रहते थे, दरबारी कवि थे हरिसेन थे, इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। जो सिक्के थे उस पर खुद वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किए। इससे ये पता लगता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने में भी माहिर था और वो संगीत का प्रेमी था। तो खुद की वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किए। उसके बाद अगला शासक आता है रामगुप्त। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, इससे कुछ बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? रामगुप्त। उसके बाद क्या हुआ, जो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त बना, अयोग्य शासक था। अब रामगुप्त के बाद जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, इसने मालवा एवं गुजरात के शासकों को पराजित करके, मालवा एवं गुजरात के शक शासकों को पराजित किया, और पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किए, चांदी के सिक्के चलवाए। किसके सिक्के चलवाए? चांदी के सिक्के चलवाए। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने महरौली के स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। कहां पर विजय प्राप्त की? बंगाल पर भी विजय प्राप्त की। जो चीनी यात्री फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फाहियान चीनी यात्री जो था ये भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। वो कौन कौन से विद्वान थे? जैसे धन्वंतरी थे, छपड़क थे, शुंग थे, बेताल भट्ट थे, घट खरपर थे, वर रुच थे, अमर सिंह थे, और वराह मिहिर थे। कौन थे? वराह मिहिर, कालिदास थे इन्हीं में से। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी बना, कुमारगुप्त बना। कौन बना? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की। और कुमारगुप्त के बाद छोटे छोटे शासक आते हैं, और फिर गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न इधर उधर हो जाता है। और उसके बाद अब ये कुमारगुप्त ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो पिछला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। सफलता का पहला कदम हमेशा ही मुश्किल होता। सफलता इतनी आसान होती तो आज हर व्यक्ति सफल होता। कुछ चीज़ों के लिए काबिल बनना पड़ता है मेरे भाई, हर चीज़ किस्मत से नहीं मिलती है। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों उसी ने, जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो साथियों हम गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ चीज़ें देख लेंगे कि गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुजरात एवं मालवा के शासकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और उसी तरीके से जो श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की। घटोत्कच भी महाराजा की उपाधि धारण की। तो आगे देखेंगे साथियों,
कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक बना स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद अगला शासक बना। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो साथियों देखेंगे इसमें कि जब इसके बाद गुप्त साम्राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का साक्ष्य भी मिलता है। प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता? एरन अभिलेख से। उसके बाद जो गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त हुआ। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, कोई उतना शासक बचा नहीं उस हिसाब से। अब कुछ रचनाएं हम देख लेंगे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की रचनाएं। पूछी जाती हैं रचनाएं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट है, विशाखदत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम भी विशाखदत्त की है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। मृच्छकटिकम शूद्रक की। अमरकोश अमर सिंह की है। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की। कामसूत्र है वात्सायन की रचना है। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। नीतिसार कामंदक ने लिखा। अब कुछ मंदिर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के भी चलवाए गए थे, गुप्त साम्राज्य के ही शासकों ने चलवाए थे। गुप्त काल में क्या है? बाल विवाह को बढ़ावा दिया गया। गुप्त काल में बाल विवाह को बढ़ावा दिया गया। गुप्त काल को भारतीय जो संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। जैसे इसमें एक यूपी से बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर उत्तर प्रदेश। काफी बार पेपर में पूछा गया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर उत्तर प्रदेश। अब तिगवा का विष्णु मंदिर जो है ये जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर। एरण का विष्णु मंदिर जो है वो सागर में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगला है भूमरा का शिव मंदिर, ये सतना में पड़ता है। भूमरा का शिव मंदिर जो है ये सतना में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद ऐसे ही 2-3 मंदिर और हैं, देख लेंगे। जैसे नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता। कहाँ पड़ता? पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता। उसके बाद भीतरगांव का जो कृष्ण मंदिर है, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर है, कानपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नागौर का जो शिव मंदिर है ये सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतना मध्य प्रदेश में। गुप्त साम्राज्य को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दीपक जलाओ, दूसरे की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं होती है। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो वक्त की कदर करना सीखो। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है।